हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद सनी सर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण देखें तो आपके 10th बोर्ड, 12th बोर्ड या किसी भी एसएससी कंपटीशंस, हर कंपटीशंस में हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं आपका, चाहे टेट हो, सेट हो। तो हम शुरुआत से करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी आया कहाँ से। तो हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत से निकला है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी को नागरी या देवनागरी के नाम से भी जानते हैं। और अगर देखें तो जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भास धातु, भास मीन्स होता है बोलना, तो भास धातु से बना है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं उसको वर्ण। तो आगे हम लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब बोलने के उपलक्ष्य में तो ध्वनि होता है, परंतु लिखित रूप में उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब अक्षर जिसका क्षरण ना हो, मतलब जिसको खंड ना किया जाए, जिससे तोड़ा ना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं वर्ण कि वर्ण क्या है। तो वर्ण का बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे वर्ण का अक्षर भी कहते हैं, मतलब जिसका टूटा ना जाए। वर्ण का रंग से भी होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे वर्ण विक्षेपण, मतलब रंग का अलग करना। तो वर्ण का प्रयोग रंग के उपलक्ष्य में भी होता है, दो चीज़ों के भेद बताने में भी होता है, जाति बताने में भी होता है कि कौन से वर्ण से आया है। तो शब्द का निर्माण करने में भी होता है। और वर्ण को सोना या रूप के तौर पे भी अर्थ समझा जाता है। यानी वर्ण अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे हम इसे अक्षर के रूप में जान सकते हैं। वर्ण अलग अलग वर्णों के जातिगत हम वर्गीकरण के रूप में जान सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई भी वर्ण कहीं से उठा लेंगे तो वो वर्णमाला नहीं होगा। वर्णमाला का मतलब क, ख, ग, घ, ये एक व्यवस्थित रूप में हो तब उसे हम वर्णमाला कहेंगे। अगर बोलने के उपलक्ष्य में देखें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर माना जाता है और 35 व्यंजन माना जाता है। परंतु लिखने के आधार पे ये 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। अब इसको आप समझिए कि ये क्या है, आगे हम लोग समझेंगे। लिखने के उपलक्ष्य में ज़्यादा है और बोलने के आधार पे 45, लिखने के आधार पे 52। तो लिखने के वक्त बहुत सारे वर्णों को मिला के भी लिखते हैं, परंतु बोलने के वक्त हम उन्हें तोड़ के बोलते हैं। जैसे वर्ण का मूल रूप से जब हम प्रकार देखते हैं तो वर्ण स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है। स्वरों को अगर देखें तो 10 और 3 13 लिखा हुआ है आपको। तो ये 10 3 13 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मूल स्वर 10 ही है, 3 जो है वो संयुक्त स्वर है, मतलब किसी से मिल के बना है, जिसको अयोगवाह के रूप में भी हम जानते हैं। जैसे आपका 10 स्वर कौन कौन है? वो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और जो 3 एक्स्ट्रा है, मतलब जो किसी से जुड़ के बना है, वो है री, अन और अह। अन और अह को अयोगवाह कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अयोगवाह किसे कहते हैं। ऐसे अयोगवाह जो किसी के साथ तो रहता है परंतु उसके साथ जुड़ता नहीं है, अलग लिखा जाता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। तो अब हम जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे घोष हैं। इस लाइन को याद रखिए, क्योंकि ये आपसे कंपटीशंस के तौर पे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे बहुत बार पूछा जाता है। अब व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन 33 माना जाता है, परंतु 2 गो को उच्छिपित व्यंजन माना जाता है, ड और अर्ह को, या अंग और अर्ह को, मतलब उसके नीचे बिंदु दिया जाता है। जैसे बिंदी वाला स्वर को अयोगवाह कहते हैं, परंतु बिंदी वाला व्यंजन को उच्छिपित कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उच्छिपित व्यंजन वर्ण तो बिंदी वाला व्यंजन वर्ण, अयोगवाह तो बिंदी वाला स्वर। तो
इसमें व्यंजन वर्णों के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो इसको वर्ग वाइज बांटा गया है। जैसे क वर्ग में रखा गया है क ख ग घ अंग, च वर्ग में रखा गया है च छ ज झ ञ, ट वर्ग में रखा गया है ट ठ ड ढ न, त वर्ग में रखा गया है त थ द ध न, और प वर्ग में रखा गया है प फ ब भ म। तो ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श हैं। इसी 25 में जो 2 है वो 2 अंगा और ढ ये बिंदी वाला है, तो इसे हम बोलते हैं उच्छिपित। अब आगे बात करते हैं उच्छिपित। इसके पीछे का रीजन से कि इन दोनों का जो में स्वर जुटता नहीं है, ये जनरली तौर पे वैसे ही। अब बात करते हैं आगे अंतस्थ, कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं क्योंकि ये गले के अंतिम भाग से उच्चारण होता है। उष्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, जिसके साथ ऊष्मा की ज़्यादा मात्रा ध्वनि में आए तो उसे हम उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और संयुक्त, तो जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलके बनता हो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे का और मूर्धन्य स से मिलके बनता है छ, त और रा से मिलके बनता है त्र, ज और य से मिलके बनता है ज्ञ, और स और र से मिलके बनता है स्रा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, 4 उष्ण व्यंजन वर्ण, 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तो 4 तिया 12 और 25 आपका है क्या स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो टोटल कितना हो गया, आप आसानी से समझ सकते हैं कि टोटल कितना है 25 और 12। अगर देखें तो 25 बार आपका आएगा 37, परंतु व्यंजन वर्णों की संख्या बताया गया है 35। तो ये जो 2 उच्छिपित व्यंजन वर्ण हैं इसे हटा देवल गया है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। या इस संयुक्त को कभी कभी नहीं गिनते हैं व्यंजन में क्योंकि ये संयुक्त रूप में मिल के बनता है। आगे बात करते हैं कि क्या है। तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनि चिन्ह। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिए, ध्वनि चिन्ह मतलब ध्वनि तो बोलने के उपलक्ष्य में हुआ, और उसको लिखने के उपलक्ष्य में हम उसका चिन्ह बनाते हैं। जैसे का, ये इस आवाज का चिन्ह कैसे होता है क का, तो क का ये चिन्ह हो गया आपका। तो ये क्या है, ये का जो हम बोल रहे हैं उस ध्वनि का चिन्ह है खा। तो ये जो खा बोल रहे हैं इस ध्वनि का ये चिन्ह है। तो ध्वनि चिन्ह को जो होता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे हम स्वर कहेंगे। स्वरों का अगर वर्गीकरण कहेंगे कि बोलने में कितना समय लगा इसके आधार पे, तो जिसमें एक मात्रा का समय लगे मतलब बहुत अल्प समय लगे उसे ह्रस्व कहेंगे, जिसमें दुगना समय लगे उसे दीर्घ कहेंगे, और जिसमें 3 गुना या दुगना से ज़्यादा समय लगे, सबसे ज़्यादा समय लगे, उसे हम पलुत कहेंगे। तो ह्रस्व कौन कौन है, तो ह्रस्व है आ, ई, उ और री, ये चारों को ह्रस्व कहेंगे। दीर्घ कौन कौन है, आ, दीर्घी, दीर्घ उ, ए, ओ, औ। तो 4 ह्रस्व हैं, 7 दीर्घ हैं, और पलुत, तो पलुत स्पेशल है। ठीक, तो ये हे राम, ओम, ये सभी क्या होंगे, ये सब होंगे पलुत स्वर होंगे। चलते हैं अब आगे देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे कि बोलने में, स्वरों को बोलने में जीभ किस रूप में प्रयोग होता है। तो जो जीभ के अगले भाग से होता है उसे हम अग्र स्वर कहेंगे। जैसे ई और ए, ई, ए, ये अग्र स्वर माना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है जीभ के अगले भाग से होता है। वहीं मध्य में से कौन होता है, तो आ जो होता है वो मध्य पे, जीभ के मध्य भाग पे दबाव डालता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कहेंगे। और जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होता है यानी दबाव डालता है उसे हम बोलेंगे पश्च स्वर, जिसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो इसके अंतर्गत आएंगे आपका आ, उ, आओ, ओ, आ। अब मुंह के खुलने के आधार पे कि किसके उच्चारण में मुंह ज्यादा खुलता है और किसके उच्चारण में मुंह कम खुलता है। तो मुंह जब ओपन हो जाए पूरा उसे बोलते हैं विवृत, ओपन स्वर या विवृत स्वर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आ, ए,
ओ, औ, जो ये तीनों है आ, ऐ और औ, ये सभी विवृत स्वर है। वहीं अगर देखें अर्धवृत्त, तो मुंह जो अर्धवृत्त आकार में खुले, जैसे ए, तो ये नीचे वाला केवल खुलता है, ऊपर वाला स्थिर रहता है। आ, ओ, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त स्वर। ठीक। और समवृत्त मतलब जो लगभग बंद ही रहे बाहर का आकार, तो ई, ऊ, तो ये जो है ये समवृत्त स्वर है। वहीं अर्ध समवृत्त मतलब जिसमें कम बंद हो, तो ई, ऊ, तो ये जो है ये अर्ध समवृत्त स्वर है। तो ये मुंह के खुलने के आधार पे ये एक नया निकला है, विवृत, अर्धवृत्त। तो आपसे ये इसमें पूछा कैसे जाएगा कि बताइए विवृत स्वर निम्न में से कौन है? आ, ई या ऊ? तो आपको क्या बताना है? आ बताएंगे। तो इस हिसाब से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक स्वर को वर्गीकृत करने का एक और आधार माना गया है होठों की स्थिति के आधार पे। तो उसको में आवृतमुखी और वृत्तमुखी स्वर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आवृतमुखी किसको बोलते हैं? जिसमें मुख का आकार वृत्त के जैसा ना बने, मतलब गोल ना हो। और वृत्तमुखी किसे बोलेंगे? जिसमें मुख का आकार उच्चारण करने में कैसा हो जाए? गोल हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे विवृतमुखी। तो आवृतमुखी में आ, ई, ए, और वृत्तमुखी में ऊ, ओ और ओ। ये जो है वृत्तमुखी है ये, और ये जो है वो क्या है? ये है आवृतमुखी। तो ये याद रखें, कभी कभी पूछ दिया जाता है। आगे है मुख व नाक से हवा निकलने के अनुसार। तो जिसमें निर्नुनासिक मतलब जिसमें नाक बंद करके भी आप बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे मौखिक या निर्नासिक स्वर। और जिसमें नाक से हवा निकलता है उसको हम बोलेंगे अनुनासिक स्वर। तो मूल रूप से जो मूल स्वर हैं वो निर्नुनासिक ही हैं। जैसे आ, ई, आप नाक बंद करके बोल रहे हैं, परंतु आ ऐसे बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर बोलेंगे। अब हम बात करते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की, कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 ही मानी जाती है, परंतु द्विगुण या अतिक्षिपित व्यंजन जो अंगा और ढ है के मिलने से इनकी संख्या जो होती है 35 हो जाती है। अब आप पहले तो इसको देख ही चुके हैं, परंतु उच्चारण और प्रयत्न के आधार पे इसको 8 रूप में विभाजित किया गया है। तो आप देख लें, स्पर्श व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ न प फ ब म, ये सब 25 जो हैं ये स्पर्श है। वहीं अगर देख लें स्पर्शी, तो जिसमें क्या होता है? तालु में स्पर्श करता है या स्पर्श करता है हमारा जीव मुंह के हिस्से में, तो उसे हम स्पर्शी कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। और नासिक, जिसमें नाक बंद करके आप नहीं बोल सकते हैं, यानी जिसका उच्चारण में नाक की ग्रंथियां, घ्राण ग्रंथियां भी सहायक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नासिक। जैसे अंग, य, न, म, तो ये क्या है? नासिक वर्ण है। या पंचमाक्षर भी कह सकते हैं इसको, जो पांचवा अक्षर है वो सब के सब नासिक होता है। संघर्षी, जिसमें क्या होता है? संघर्ष होता है। जैसे स, ह, ख, ग, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर ये सभी संघर्ष करता है, तालु और जो ऊपरी भाग है मुख का वो, तो उसे हम संघर्षी वर्ण कहते हैं। लुंठित, जिसमें को उच्चारण करने में लुंठित हो जाए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे, जिसको तोतल कहते हैं कि तोतल लगा हुआ है, उसको र बोलने में दिक्कत होता है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि र जो है वो लुंठित वर्ण है, इसके लिए जीभ को मोड़ना पड़ता है, और जीभ नहीं मुड़ता है तो वो र को ल बोलता है। तो जब पार्श्विक मतलब सीधा जीभ पे बोलते हैं तो ल, परंतु रुलेट के बोलते हैं तब बोलाता है रा। तो जो जीभ को पीछे नहीं खींच पाता है वो तोतल बन जाता है, तो उसी तोतल रा को ल बोलने लगता है।
तो यहाँ पे ये उच्चारण स्थान में उसका गड़बड़ी हो जाता है। अब उच्छिपित, इसे तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, बिंदी वाला व्यंजन उच्छिपित। अर्धस्वर, तो अर्धस्वर बोलते हैं हलंत ता, हलंत वा और या, ये सभी को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। यहाँ पे एक आपका है, ये इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, परंतु ये बहुत ही जबरदस्त है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सबसे पहले ऊपर से हम लोग समझने चलते हैं। आघोष, तो प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण आघोष वर्ण होता है। वहीं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है, या उसे घोष वर्ण भी कहते हैं। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहा जाता है। और वहीं अगर देखें तो दूसरा और चौथा महाप्राण कहा जाता है। अब देखते हैं कि स्वर, तो स्वर तो हम लोग को पहले से ही पता था कि स्वर क्या है, तो स्वर घोष वर्ण है। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान साइड में दिया गया है। अगर आप देखें ये चीज, तो ये उच्चारण स्थान है। तो जैसे कंठ से उच्चारण किसका किसका होता है, तो कंठ से उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग, आ और आ का। तालु का से उच्चारण किसको होता है, तो चा, ये छा लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा होगा कि हा है, परंतु ये छा है, ठीक है। तो चा, छा, जा, झा, इया, ई और उसके साथ साथ या, ये सब का उच्चारण स्थान तालब सा। तो ये सब का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है, मूर्धन्य से। तो टा, ठा मूर्धन्य सा, डा, ढा मूर्धन ना, इसको मूर्धन ना बोल सकते हैं, मूर्धन ना। और री, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धन्य, मूर्धा होता है। दंत, तो ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण क्या होता है, दंत होता है। और ऐसे भी कहा पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि किस उच्चारण स्थान से किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है, मतलब जहां से स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो दंत ऐसा जगह है जहां से कोई किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, मतलब दांत टूटा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से स्वर वर्ण तो बोल ही सकता है। ओष्ठ, तो पा, फा, बा नीचे मिलेगा, ना, भा और मा, ये सब का, ये बा ही लिखना चाहिए, पा, फा, बा, भा, मा और उ, ये सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये आपका बा होगा, ठीक है, बा का उच्चारण स्थान। अब दंतोष्ठ की बात करते हैं, तो दंतोष्ठ से ओवा, ओवा जो होता है उसका उच्चारण स्थान कह सकते हैं ओवा। आगे बात करते हैं कंठ तालब, तो कंठ तालब से उच्चारण होता है ए और ए का, ए और ए का, और कंठोष्ठ से होता है ओ और औ का। वहीं देखें वर्तस्थ से होता है स और ना का। और स्वतंत्रीय है, स्वर तंत्रीय ग्रंथियों से होता है हा का, मतलब स्वर तंत्रीय हल लाने से, या कह सकते हैं कि स्वर ग्रंथियों के कंपन से जो होता है वो है। वहीं अली जिह्वा का को कहते हैं और काकवल हा को कहते हैं। तो इस हिसाब से ये सब कुछ उच्चारण स्थान दिए गए हैं। मूल रूप से आपके ऊपर वाले उच्चारण स्थान 9 8वें तक ही उपयोग में आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में अनुस्वार और विसर्ग को आ के आधार पर लेकर लिखा जाता है और इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की किताब में अयोगवाह को कहे हैं कि जो योग ना हो उन्हें पर साथ रहे, मतलब जुड़े भी नहीं फिर भी साथ रहे, तो वो अयोगवाह है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, तो जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका छा, तो क और मूर्धन्य स से मिलके बना। त्रा, तो ता और रा से मिलके बना। ज्ञा, तो जा और इया से मिलके बना। और स्रा, तो सा और रा से मिलके बना। ये आपसे खूब पूछा जाता है। और इन्हें कहीं कहीं व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, याद रखें, व्यंजन गुच्छ
कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और सरा, ये सब व्यंजन गुच्छे चूंकि व्यंजनों के मिलने से बना है। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन द्वित्व की। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, मतलब एक ही जगह पे दो गो चीज मिले आपको, जैसे सम्मान, तो सम्मान में देखिए आधा माँ और माँ दोनों एक जगह है। बच्चा आधा चा और चा, अड्डा ड और डा, तो ये जो है व्यंजन द्वित्व इसे कहा जाता है। तो दो व्यंजन वर्ण एक ही जगह और एक ही जैसा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन द्वित्व कहेंगे। अब बात करते हैं आगे, विराम चिन्ह। लिखने के वक्त जो हम या बोलने के वक्त जो बीच में विराम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु ने, उनका हिंदी व्याकरण का बुक आता है, ने विराम चिन्हों की संख्या जो बताई है 20 बताई है। हम लोग देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले तो अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। जब एक ही जैसे चीज लिखने हो तो उनके बीच में अलग करने के लिए आप बीच में कॉमा दे सकते हैं, जैसे दीपक, राकेश और राजीव। तो यहाँ पे दीपक और राकेश दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं, दोनों एक ही कार्य में लगे हुए हैं, तो ये चीज में बीच में क्या पड़ गया? अल्प विराम पड़ गया। एक होता है अर्ध विराम, जिसको सेमी कॉलम इंग्लिश में भी कहीं कहीं कहते हैं। तो आओ, आओ, बैठो, खेलो, जब दो तीन को काम को अलग अलग किया जाए तो वहां पे हम सेमी कॉलम यूज कर सकते हैं। तो अर्ध विराम मतलब कुछ ज्यादा देर तक अगर ठहरना हो तो उसे हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। आगे पूर्ण विराम, अगर पूरी तरह से वो वाक्य कंप्लीट हो जाए जिसका मतलब निकल जाए, जैसे तोता मिर्च खाता है, पूरा कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद कोई दूसरा वाक्य शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं? पूर्ण विराम का किए हैं। प्रश्न चिन्ह, तुम कौन हो, जहां पे जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके आखिरी में लगता है प्रश्न चिन्ह। उसके बाद होता है आश्चर्य चिन्ह, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? पाई दे के बूंदा दिया हुआ रहता है और इसको हम आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वाह तुमने शानदार प्रदर्शन किया। वैसे ही छठा निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, या इसी को बोलते हैं सामासिक चिन्ह। तो ये जो आप डैश दे देते हैं दो एक ही चीज को, जिसको योजक शब्द भी कहते हैं, कि दोनों को एक ही चीज से, जैसे रंग रूप, अब ये दोनों आना जाना, तो ये दोनों साथ साथ जब आता है, मतलब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द साथ लिखा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक, तो कोष्ठक से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि किसी भी चीज का दो तीन मतलब हो तो वहां पे उसके उपलक्ष्य में उसी चीज को लिखने के लिए हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। तो कोष्ठक ये भी विराम चिन्ह के तौर पे। अवतरण, उदाहरण चिन्ह, तो उदाहरण में क्या होता है? ए उल्टा कॉमा देते हैं ऊपर से और उसके बीच में कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं या कोई ये पॉइंट लिखते हैं, जैसे कबीर बानी के डिक्टेटर थे। ये कबीर के बारे में एकदम बिल्कुल फिट लाइन है कि कबीर बानी के डिक्टेटर थे और ऐसा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप अवतरण या उद्धरण चिन्ह में लिख सकते हैं। अब है अप विराम, तो साकेतः एक अध्ययन। अब यहाँ पे क्या है? आप उप विराम, तो उप विराम कैसे लिखाते हैं? क्लोन दे देते हैं, मतलब दो को बिंदु दे देते हैं, और इसका प्रयोग कहीं कहीं संवाद जब करते हैं तो संवाद में इसका प्रयोग जबरदस्त होता है। उसके बाद है पुनरुवित सूचक चिन्ह, तो पुनर्वित सूचक चिन्ह क्या होता है? जिसको आप कह सकते हैं कि पुनर्वृत्ति, मतलब एक ही चीज अगर ऊपर वाला ही नीचे भी लिखाना है, जैसे यहाँ पे देखिए चीनी 5 किलो, तो नीचे भी वैसे ही चावल 5 किलो ही वो लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाला लिखने के बजाय पे हम क्या कर दिए, उस चिन्ह को हम डाल दिए दो दो को कॉमा वाला, तो उसे हम बोलेंगे पुनरुवित सूचक चिन्ह। आगे कहता है लाहाब चिन्ह, तो लाहाब चिन्ह किसको कहते हैं? जैसे किसी चीज, जैसे मान लेते हैं प्रथम, तो प्रथम के लिए हमने क्या किया? प्र लिख के और शून्य दे दिया, तो वो हो गया प्रथम।
डॉक्टर, तो डॉक्टर पूरा लिखने के बजाय डा लिख के शून्य दे दिए तो डॉक्टर। जैसे घ, तो घ से कुछ और होगा, तो घ पे शून्य दे दिए तो घ से ही वो संबंधित कोई शब्द है। आगे विवरण चिन्ह, तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर, जैसे कई बड़े नगर हैं जैसे, तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हम जैसे में एग्जाम्पल्स देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चिन्ह यूज हुआ है वहाँ विवरण चिन्ह वो यूज हुआ है। ये जो कॉलन दे के डैश देवल रहता है उसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह, मतलब किसी चीज को विवरित करने के लिए। आप हेडिंग बना के अगर किसी चीज का डिफिनेशन लिखते हैं फिर भी आप ये चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस चिन्ह का ही नाम है विवरण चिन्ह, मतलब अब हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं, तो आप विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह क्या होता है, बूंदा बूंदा दे देते हैं, बीच वाले शब्दों को बाय डिफॉल्ट हम लोप कर देते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं लेखक ने पुस्तक डॉट 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 लिखी, तो ये जो डॉट डॉट है वहां पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, परंतु वहां पे क्या है, लोप है, यानी उस चीज को हम गायब करके उस चिन्ह को यूज कर लिए हैं। आगे पाद चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम, तो जिसको अंडरलाइनिंग करना होता है, मतलब किसी के पाद मतलब पैर, तो पैर के नीचे जो डैश लगाया जाता है उसे हम कौन सा चिन्ह कहते हैं, हाँ पाद चिन्ह कहते हैं। नहीं? आगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नहीं दीर्घ उच्चारण क्या होता है, जिसको लंबा उच्चारित करना होता है, जैसे संस्कृत में इसका खूब यूज होता है, मतलब लंबा खींचना है, नहीं तुम मत जाना हे राम, ठीक, तो जो लंबा उच्चारण होता है वहां पे ये हम कौन सा दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसको डाल देते हैं। जैसे आप पलुत स्वर में देखेंगे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। आगे है हास्यास्पद या त्रुटिपूर्वक, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, ठीक, तो यहां पे देखिए क्या होता है कि गलती हो गया, मैं वहां पे कुछ और लिखना चाहिए था, और तो उसको वहां ही पे प्रवेश कराने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं अगर आपसे छूट जाए कोई शब्द तो आप इस चिन्ह के द्वारा वहां पे लिख दें, सब समझ जाएंगे कि उसी चीज को नीचे लिखा गया है। टीका सूचक चिन्ह, तो कार्यशील कार्यों में आंतरिक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब तुल्यता सूचक चिन्ह, तो पाषाण पत्थर, धारा धरा पृथ्वी, तो ये तुलना कर रहा है, मतलब ये बराबर वाला चिन्ह को ही तुल्यता सूचक कहते हैं। बिडौजा इंद्र, मतलब ये दोनों में कौन बराबर है, धरा और पृथ्वी दोनों बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम तुल्यता सूचक। उसके बाद है समाप्ति सूचक, जैसे आपको आश्चर्य होगा हर एक चैप्टर में समाप्ति सूचक क्या होगा, एक बीच में बूंदा रहेगा, दोनों तरफ डैश रहेगा, तो ये अध्याय समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त हुआ। जब पूरा किताब समाप्त हो जाएगा तो 3 गो डैश रहेगा, मतलब पूरा का पूरा किताब समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शब्द की। आगे हम लोग का है शब्द और रचना, अर्थ और वाक्य रचना। तो देखते हैं सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द कहते हैं हम लोग कि शब्द ध्वनियों अक्षरों का एक सार्थक संयोग है। सार्थक, ये सब लाइन को याद रखें कि ये तो ध्वनियों से ही मिलके बना है, परंतु ये सार्थक जिसका कोई मतलब हो, अर्थ के साथ हो, तब हम उसे शब्द कहेंगे, ऐसे हम शब्द उसे नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम रब लिखें तो ये तो सार्थक है, परंतु अगर हम बर लिखें तो इसका अगर आपके सेंस में कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये सार्थक नहीं होगा। वैसे यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है, जो शब्द है ये भी स्वतंत्र इकाई है। अब शब्द के बात करते हैं। शब्द क्या है, सबसे पहले तो सार्थक होना चाहिए। दूसरा चीज है कि रचना के आधार पर, अलग अलग आधार पे शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो पहले रूढ़ शब्द, वहीं यौगिक शब्द जो होते हैं, यौगिक शब्द हैं उपसर्ग के योग से
प्रत्यय के योग से बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनने वाले शब्द और शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द हैं समास, ये सभी का क्या होंगे, मतलब जिसमें उपसर्ग जुड़े वो भी यौगिक होगा, जिसमें प्रत्यय जुड़े वो भी यौगिक होगा, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े वो भी यौगिक होगा, या समास के जो शब्द होंगे वो भी यौगिक शब्द होंगे। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार के हैं। संकर अब जोड़ा गया है, पहले केवल विदेशज तक ही था। अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अनेकार्थी शब्द है, मतलब अनेक अर्थ रखता है। पर्यायवाची, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। विपरीतार्थिक, उल्टा मतलब रखने वाला, तो विपरीतार्थिक, तो ये सब शब्द आएंगे। अब हम लोग निरर्थक की बात करते हैं। तो निरर्थक मतलब जो अकेले तो कोई मतलब नहीं रखता है, जिसका कोई अकेले मीनिंग ना हो। तो विकार के आधार पे विकारी और अविकारी। तो विकारी क्या है, संज्ञा, विकार के आधार पे मतलब जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, मतलब जिसका रूप बिगाड़ा जा सके, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में कौन कौन आएगा, तो अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे आप अगर देखें तो ये सारे आपके थे क्या, हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पीछे वाले पार्ट को बता देना चाहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं जिसका टुकड़ा का कोई अर्थ ना हो। जैसे अगर कोई लिख दिया कि आम, तो आ अलग और माँ अलग कर दें तो दोनों का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द जैसे उपहार, अगर उप को अलग कर दें, हार को अलग, तो उपसर्ग अलग हो भी जाए फिर भी इसका हार का कोई ना कोई मतलब होगा। योग रूढ़, जिसके टुकड़े का विशेष अर्थ हो, जैसे दशानन, इस टाइप का चीजें। उस तत्सम, संस्कृत के शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम। उसी को जैसे अग्नि अगर बोलें तो ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम कहलाएगा। आग बोले तो ये हिंदी का शब्द है, तो ये कहलाएगा हमारा तद्भव कहलाएगा। परंतु अगर बोले कि देशज, तो लोटा, सोटा, जो अपने लोकल लैंग्वेज है। और विदेशज, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब जो विदेशी है। संकर शब्द, जो दोनों से मिल के बन गया हो, मतलब देशज और विदेशज दोनों से मिल के बना हो, तो उसे हम बोलेंगे संकरण शब्द। आगे अर्थ के आधार पर, जैसे एकार्थी, तो अगर हम आम बोलें तो ये एकार्थी है। आम, ऐसे आम का जनरल सेंस में यूज होता है, साधारण लोग भी। तो कुछ सेब बोलें तो सेब एकार्थी है, ये बस सेब एक फल है। अनेकार्थी, जैसे आम बोलें तो ये आम फल के बारे में बोल रहे हैं कि आम लोग के बारे में बोल रहे हैं। पर्यायवाची, तो जैसे हम अगर बोल रहे हैं लंबोदर, तो गणेश भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप से अगर देखें तो ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हो जाएंगे। विपरीतार्थक, जैसे अगर देखें तो विपरीतार्थक, तो धनी, तो उसका विपरीतार्थक हो गया निर्धन। तो ये सारे, तो इस हिसाब से अब हम लोग विकारी शब्द के बारी बारी पार्ट को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है विकारी शब्द में संज्ञा, तो बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इसको आप ऐसे याद करें, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल एक लाइन, चाहे कुछ भी हो, सभी का नाम संज्ञा है। अमर, एक व्यक्ति का नाम पुस्तक, एक वस्तु का नाम मानवता, एक भाव का नाम बचपन, एक उम्र का नाम कलम, एक वस्तु का नाम, ये सभी के सभी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा जो होते हैं मूल रूप से ऐसे कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पे आपको 3 प्रकार दिख रहा होगा। चौथा जो होता है समूह बनाया जाता है, चाहे वो जातिवाचक का हो या समूहवाचक का हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। और एक होता है चाहे व्यक्तिवाचक को तौलने या इसके गुणों की बात करें तो उसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक किसे कहेंगे। तो जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और जाति का बोध कराए, मतलब उसको बोलने से ये पता नहीं चले किसके बारे में बात कर रहे हैं, बस उस टाइप के पूरे संपूर्ण चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम जातिवाचक। जैसे घर, अब किसके घर के बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं है, परंतु घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये घर की जाति हो गई। मैना, गाय, मनुष्य, बंदर, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ यानी खास का बोध कराए, जैसे हिमालय,
हम पहाड़ की तो बात कर रहे हैं, परंतु वो भी निश्चित पहाड़ की बात कर रहे हैं, वो हिमालय की बात कर रहे हैं। गंगा, ये नदी की तो बात कर रहे हैं, परंतु हम निश्चित नदी की बात कर रहे हैं। वैसे ही आम्रपाली, ठीक, तो हम किसी के नाम की बात कर रहे हैं। अब भाववाचक, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा या व्यवहार आदि का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अगर लंबाई, मिठास, पशुता, मनुष्यता, भलाई, बचपन, सुंदरता, ये कोई वस्तु नहीं है, ये सभी के सभी क्या है? एक भावना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे नोट, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बताते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, परंतु कुछ विद्वान बन गए हैं जो अंग्रेजी से में चूंकि 5 टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें भी अब 5 कर दिए हैं। समूहवाचक, जिसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, ये सभी क्या है? समुदायवाचक या समूहवाचक है। पुस्तक, अब कहेंगे कि पुस्तक कैसे समूहवाचक है? तो पुस्तक इसलिए समूहवाचक है क्योंकि ये पेजों का समूह होता है। एक पेज को हम पुस्तक नहीं कहेंगे, ये बहुत सारे पेज होता है, तभी हम इसको पुस्तक कहेंगे, मतलब पेजों के समूह को हम पुस्तक कहेंगे। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव आदि पदार्थों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, ताला, चावल आदि। अब है भाववाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं। भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, तब वे जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, तो जातिवाचक से कैसे? तो जैसे गांधी, तो गांधीपन, मित्र तो मित्रता, लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, बूढ़ा बूढ़ापा, तो ये सब क्या हुआ? जातिवाचक से हम क्या बनाए? अब हम बात करते हैं सर्वनाम से। तो निज तो निजत्व, मम तो ममत्व, मतलब सर्वनाम में अगर तब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाता है। और वहीं अगर देखें विशेषण से, तो मीठा तो मिठास, आपको पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा में बदलें। मीठा का मिठास, गरम का गर्मी, शरद का सर्दी, चतुर का चतुराई, नरम का नरमी, सुंदर का सुंदरता, दुर्बल का दुर्बलता। क्रिया से लड़ना तो लड़ाई, मारना तो मार, सजाना तो सजावट, मतलब ना को हटा दें, घबराना तो घबराहट, बहना तो बहाव, दौड़ना तो दौड़, ये सभी क्या होंगे? क्रिया से भाव में बदले। आगे अव्यय से, तो अव्यय से क्या होता है कि परस्पर का परस्पर, समीप का समीप और पूर्ण का पूर्णता। तो ये क्या है? परस्पर एक अव्यय है, इसको से हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या होगा? परस्पर्य, समीप का समीप्य, पूर्ण का पूर्णता। अब बात करते हैं हम लोग सर्वनाम की, दूसरा विकारी शब्द प्रोनाउन की। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यहां पे याद रखें, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्व को अगर तोड़ें तो सर्व संज्ञा सब नामों के बदले जो प्रयुक्त हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ये कामता प्रसाद के जो हिंदी व्याकरण है उसमें कहा गया है, उससे डिफिनेशन लिया गया है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अब है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों अर्थात स्त्री या पुरुषों के बदले जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष जो लेखक होता है, जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है,
उसे हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत, जैसे मैं, हम, ये बोलने वाले की बात है। मध्यम पुरुष जो पाठक होता है या जो श्रोता होता है या जो सुनने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तुम, आप, और उसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे। अन्य पुरुष तो जो वक्ता है, जो श्रोता को छोड़कर, वक्ता और श्रोता को छोड़कर चाहे जिसके बारे में बात चल रही हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे वह, या, वे, और वो कहलाएंगे अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप, स्वयं, आप ही या अपने आप के लिए जब प्रयोग होता है, अपने लिए प्रयोग होता है, तो आप भला तो जग भला, तो ये जो आप है यानी अपने लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? निजवाचक। यह कार्य उसने आप ही किया, तो ये क्या हो गया? आप निजवाचक, मतलब खुद के लिए यूज किया। आगे निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चय आत्मक का बोध हो, इन सर्वनामों से किसी संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चय। जैसे यह मेरी कलम है, तो यहां पे निश्चित है कि ये कलम मेरी ही है। मैंने सब नहीं खाया, तो ये निश्चित है सब मैंने, क्योंकि वह खराब था। तो इस टाइप की चीजें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित का बोध कराता है, जैसे कोई, कुछ, कोई आया है, पता नहीं कोई, तो ये जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, जैसे जो, सो, वे आदि। तो जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा, तो यहाँ पे जो है मेहनत से संबंध व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। अब है प्रश्नवाचक, तो जिसकी मदद से क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन जाएगा, कौन जीतेगा, तो कौन, चेतन या क्या, ये सभी जो है संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। याद रखें, कौन या क्या जो होता है, कौन चेतन के लिए मतलब सजीवों के लिए, और क्या का प्रयोग जो होता है वो अचेतन के लिए, निर्जीवों के लिए प्रयोग होता है। अब है सर्वनाम के विकारी और अविकारी शब्दों की बात करते हैं, रूप की बात करते हैं। तो सर्वनाम का पहला भेद क्या था? पुरुषवाचक। इसके 3 उपभेद थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। अभिकारी कौन कौन है? मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, ये, यह। और इसी को विकारी में बदलें तो विकारी में पुरुषवाचक कौन आएगा? मुझे, मुझसे, मुझको, मुझ पर, मुझ में, मेरा, मेरी, हमें। और मध्यम पुरुष में कौन आएगा विकारी में? तूने, तुमने, आपने, तुमने, तेरे लिए, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम पर, तुझसे, ये सभी। और अन्य पुरुष में कौन आएगा? तो उसे, उन्होंने, उन लोगों ने, उन्हें, उसके लिए, उसको, उससे, उनके लिए, उसमें, उस पर, ये सारे चीज। अब निजवाचक में कौन आएगा? तो आप, जो खुद, स्वयं, निज, स्वतः के लिए बोध होता है, तो आप ही, आपसे, आपने, आप, अपने आप, आपने लिए, आपनों को, तो ये सभी क्या है? विकारी है। आगे निश्चयवाचक क्या होगा? यह, वह, सो, ये, वे। और इसका विकारी रूप क्या होगा? इसने, इन्होंने, इन्हीं लोगों ने, इन पर, इनसे, इसे। अनिश्चयवाचक, तो ये टेबल आप क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें इस टेबल का, और आप को पूरे के पूरे जो सर्वनाम हैं वो आपको याद रह जाएंगे। सर्वनाम के कितने भेद? तो यहाँ पे 7 भेद दिया गया है, परंतु ये जो संयुक्त मूल सर्वनाम है वो क्या को केवल डाला गया है। ऐसे सर्वनाम के 6 भेद, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, और आपको इसके अथी में ही पता चल जाएगा, तो आप आसानी से विकारी अभिकारी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। एक ऊपर हमने स्क्रीनशॉट लेवाया था शब्द वाला, आप उस डायग्राम का ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये याद रखें, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक वचन है और हम बहुवचन होता है। यह का बहुवचन ये है और वह का बहुवचन वे है। सर्वनाम का लिंग वचन नहीं होता है। जो
उससे संबंधित संज्ञा शब्द का होता है। सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग में होते हैं और नकारात्मक वाक्य में जो कुछ या कुछ ना कुछ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सब कोई का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब हम लोग बात करेंगे विशेषण की। संज्ञा का आ गया, मतलब सबको नाम मिल गया। सर्वनाम मतलब उस नाम के जगह पे एक और नाम मिल गया। अब हम बात करते हैं उन नाम मिलने वाले की विशेषताओं की, एडजेक्टिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, पतला, लालची, परोपकार, ये सभी जो हैं ये क्या है? विशेषण है। तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बतलाता है। और विशेष क्या होता है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष होता है। ठीक है, विशेषण जिस शब्द के द्वारा क्या बताया जाए? विशेषता बतलाई जाए, और विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे यह नीला कलम है, तो जो नीला है वो विशेषण है, परंतु अगर विशेष कहें तो चूंकि नीला कौन है? तो कलम है, इसलिए कलम विशेष होगा। अब है आगे विशेषण के जो भेद हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट मैप के तौर पे। ऐसे 4 भेद ही दिए गए हैं, परंतु इसको बाद में विस्तृत रूप में भी किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक, जिसको संकेतवाचक भी कहते हैं। परिणामवाचक 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। संख्यावाचक 2 प्रकार का, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। सर्वनामिक 4 प्रकार का, मतलब जो सर्वनाम के प्रकार हैं वो सारे आगे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। उसके बाद अगर देखें तो निश्चयवाचक, गणवाचक मतलब पूर्ण संख्या का बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुत्तरबोधक और प्रत्येक बोधक। तो आप क्या करें, इसका आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग बारी बारी से उनको पढ़ते हैं कि क्या होते हैं गुणवाचक और क्या होते हैं परिणामवाचक। तो गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे भाव, तो अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सभी क्या है? भाव है। रंग, तो हरा, पीला, लाल, नीला, सफेद, ये सभी क्या है? रंग है, ये भी एक गुण है। दशा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, गीला, भारी, ये सभी क्या है? उस वस्तु की दशा है। आकार, गोल, सुडौल, नुकीला। समय, सुबह, शाम, अगला, पिछला। स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। गुण, भला, बुरा, सुंदर। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी क्या है? और ये सब के सब क्या हुए? ये सब के सब गुण हुए। तो इसलिए गुण बताएंगे किसी का, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? इसलिए इन्हें कहेंगे हम कि गुणवाचक। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक किसे कहेंगे? तो गणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। आपको इसमें मूल रूप से उस चीज को याद रखना है। ऐसे इतना डीपली आपको किसी कंपटीशन में जाना पड़ सकता है, परंतु जनरली तौर पे बोर्ड एग्जाम में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, आप याद रखें, जैसे पूछे कि 5 आम, तो जो 5 है या 2 है, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या गणवाचक निश्चय विशेषण, या ऐसे भी बोलेंगे 5 जो है पूर्ण संख्या वाचक विशेषण है। वहीं अगर देखें 1.25, 1.5, 2.25, तो जो ये है अपूर्ण है, पूरा का पूरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण।
वहीं देखें पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो गया क्रम संख्या वाचक विशेषण। आवृत्ति 3 गुना 4 गुना गुना में है, इसलिए इसे हम बोलेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। दोनों, चारों, तो ये समुदाय मिलके बनाएगा, 2 गो 4 गो ये मिलके समुदाय बनाएगा, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, समुदायवाचक विशेषण। और आगे प्रत्येक वाचक, तो प्रत्येक, हर एक एक को हम बोलेंगे प्रत्येक, तो ये सभी क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। कुछ, कोई, तो ये अनिश्चय है। वहीं समुच्चय, जोरा, दर्जन, 27, तो ये समुच्चय है, इतने का समुच्चय बनाया जाता है, मतलब संग्रह किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण से बोलेंगे। आगे हम बात करते हैं परिणामवाचक का। तो परिणामवाचक भी वही है, क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, परिणाम, अनिश्चय परिणामवाचक, और दूसरा अनिश्चय परिणामवाचक। तो निश्चित मात्रा जब हो, 100 लीटर, डलिया भर अमदूर, तो ये क्या है, निश्चित मात्रा है। वहीं अनिश्चित मात्रा, थोड़ा जल, इतना चीनी, उतना दूध, तो ये सभी क्या है, अनिश्चित है। तो परिणामवाचक विशेषण से। अब बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की, जिसको संकेतवाचक भी विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम की भांति प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक इसके अंतर्गत आएगा, तो यह वह, संकेत करके आप इस चीज को बताएंगे कि इस किताब को उठाइए, तो ये संकेत किए, इस किताब को उठाइए। वह लड़का कहाँ है, तो हमने उसकी ओर संकेत किया। उस घर में कौन रहता है, तो हमने उस घर की ओर संकेत किया, इसलिए इसे हम बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्यों बोले, क्योंकि ये जो यह वह इस उस है, ये एक सर्वनामिक शब्द है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। अब अनिश्चयवाचक, जैसे कोई कुछ, तो मुझे कोई बात बताओ, कुछ सामान यहां रख दो, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और ये भी, चूंकि कोई और कुछ जो शब्द है ये क्या है, सर्वनामिक शब्द है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। प्रश्नवाचक या सार्वनामिक विशेषण, तो कौन, क्या, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तुम्हें कौन सा संगीत पसंद है, तो ऐसे तो ये संगीत की विशेषता बता रहा है या बताने के लिए बोल रहा है, परंतु ये जो शब्द है कौन, ये एक सर्वनाम है, इसलिए ये एक सर्वनामिक विशेषण होगा। तुम किस मित्र की सहायता करना चाहते हो, तो ये मित्र की विशेषता के तौर पे आया है, मित्र के आगे आया है, तो इसलिए मित्र के आगे आया है, सर्वनाम के आगे आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चूंकि किस जो है, ये जो शब्द जो होता है ये सर्वनाम है, संबंधवाचक। तेरा, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका। अब उनकी कविता बहुत अच्छी है, तो ये उनकी शब्द है, ये सर्वनाम है, इसलिए ये किस बात के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। मेरा पेन अच्छा है, तो मेरा ये जो शब्द है वो है सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण होगा। मुझे उनका सामान देने जाना है, तो मुझे और उनका ये जो शब्द है सर्वनाम है, इसलिए क्या होगा, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की, किसे कहते हैं। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पूजा अति सुंदर लड़की है, अब यहां पे देखिए सुंदर तो पहले ही लड़की की विशेषता बता रहा है, अब इस सुंदर का अति जो शब्द है ये इसकी भी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होगा, प्रविशेषण। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेषण और विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ये लाइन को आप याद रखें, अंडरलाइनिंग कर लें अपने माइंड के अंदर। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, जबकि विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। अब कुछ परंपरागत विशेषण देख लेते हैं। जैसे तितली के समान, तो तितली का रंग, तो तितली के समान, तो इसके लिए भड़कीला। शहर की मक्खी के समान, तो उद्योगी। हंस के समान, तो सुंदर। मोर के समान, तो घमंडी या सुंदर। गरुड़ के समान, तो तीव्रगामी। गरुड़ के समान तीव्र।
नारियल के समान समृद्धि, चिट्टी के समान अध्यवसायी, बच्चे के समान निष्कपट, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान नीला और कलश के समान जीवन, अंगद के पांव के समान अटल और दुर्वासा के समान क्रोधी, मेनका के समान रूपवती और त्रिशूल के समान दुविधा और बिल्ली के बच्चे के समान खिलाड़ी। तो इस हिसाब से ये सारे क्या हैं कि इनके जैसा विशेषण के तौर पे हम ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस पार्ट में, ये चूंकि लंबा पार्ट हो जाएगा नहीं तो इस पार्ट में हम लोग बात किए हैं किन किन चीज़ों की, वर्ण की, शब्द की, शब्दों के प्रकार की, संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की और प्रविशेषण की। अगले पार्ट आप बने रहें और इसका अगर नोट्स चाहते हैं आप, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8651 636 970। आप इसका नोट्स, आपका PDF वर्जन मिल जाएगा, ठीक, ताकि आपको आसान रहे इस चीज़ को समझना और आपका बोर्ड के हिसाब से ये तैयार किया गया है। गुड लक, फिर मिलेंगे, तो आप बने रहें।